स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोशल साइंस सिंप्लीफाइड में। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रीवियसली स्टार्ट किए गए चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को। तो चैप्टर की शुरुआत हुई थी नेशनलिज्म के मीनिंग से। फिर हमने समझा था कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने अलग अलग मेजर्स अपना के नेशनलिज्म के आइडिया को प्रमोट किया, और उसके बाद हमने सिविल कोड ऑफ 1804 यानी कि नेपोलियनिक कोड को समझा था। तो अब हम बात करेंगे यूरोप की, मेनली मिड 18 सेंचुरी की। स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टॉपिक, द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप से, यानी कि यूरोप में नेशनलिज्म का आना। शुरुआत करते हैं उस दौर से जब नेशन स्टेट या नेशनलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट नहीं किया करते थे। मिड 18 सेंचुरी में किसी भी तरह का नेशन स्टेट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड किंगडम, डचेस एंड कैंटन्स में बटे हुए थे। किंगडम्स में किंग रूल किया करते थे, डचेस में ड्यूक्स एंड कैंटन्स में काउंसिल ऑफ स्टेट। उस समय कई अलग अलग रिलीजन, कल्चर एंड लैंग्वेज को फॉलो करने वाले लोग एक ही रूलर के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल हैब्सबर्ग एम्पायर, जिसने रूल किया था पूरे ऑस्ट्रिया हंगरी में, और इसे माना जाता था अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल, जहां पर अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग और अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग इस हैब्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में थे। यानी कि उनके लिए कुछ कॉमन फील करने जैसा कुछ नहीं था। फिर भी एक चीज जो उन सभी को यूनाइट करती थी वो थी उनकी एलिजेंस, या फिर कह सकते हैं लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर एम्परर, यानी कि जो उन्हें रूल कर रहा है उसके लिए सभी लोगों की लॉयल्टी कॉमन थी। जब यूनाइट करने के लिए एम्परर के अलावा कुछ कॉमन था ही नहीं, तो नेशनलिज्म का आइडिया कैसे आया और कैसे नेशन स्टेट इमर्ज हुए, इसे समझते हैं हमारी यूरोपियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर से, जिसमें मेनली टू क्लासेस थी, एक रिच क्लास और दूसरी पुअर क्लास। रिच क्लास थी एरिस्टोक्रेट्स की और पुअर क्लास थी पेजेंट्स की। रिच क्लास के अंदर फ्रेंच बोला जाता था, मेनली फॉर द डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी के अंदर डिस्कशन करने के लिए। इनकी मैरिजेस आपस में ही टाई होती थी, मतलब एक एरिस्टोक्रेट दूसरे एरिस्टोक्रेट से शादी करता था, और इनका ग्रुप बहुत ही छोटा था, यानी कि बहुत ही कम लोग थे जो एरिस्टोक्रेसी के अंदर आते थे। और इसके अलावा अगर बात करें पुअर पेजेंट्री की, तो ये लैंड कल्टीवेट किया करते थे, टैक्स पे किया करते थे और मेजॉरिटी में थे, यानी कि लार्ज ग्रुप था इनका। पर यहाँ पर इन दो क्लासेस के अलावा एक तीसरी क्लास आई, जिसकी वजह से चेंज आया और धीरे धीरे नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा मिला। ये क्लास थी हमारी दी मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास लेकर आई एक चेंज। और मिडिल क्लास कैसे एमर्ज हुई? ये एमर्ज हुई थी हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बड़े ही अच्छे से अपने नए चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए आपको समझना है कि ये वो दौर था जब धीरे धीरे मशीनीकरण यानी कि मशीन्स बननी शुरू हो गई थी। तो इसी टाइम पर बहुत सारे नए नए इन्वेंशंस हुए थे और नए सोशल ग्रुप को भी आने का मौका मिला। इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से बहुत सारी नई फैक्ट्रीज आई, ट्रेड की ग्रोथ हुई और साथ में न्यू सोशल ग्रुप एमर्ज हुआ, जिसे कहा गया मिडिल क्लास। इस मिडिल क्लास में इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल थे, जो कि सभी एजुकेटेड थे और जानते थे कि उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्री होना। तो इसलिए इन्होंने ही सबसे पहले द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी को स्टार्ट किया था, और ये क्लोजली लिंक था आइडिया ऑफ लिबरलिज्म से। तो आइए समझते हैं लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। लिबरलिज्म का मीनिंग होता है टू गेट फ्रीडम, और हमारी मिडिल क्लास दो तरीके की फ्रीडम चाहती थी, एक पॉलिटिकल स्फीयर में और दूसरा इकोनॉमिक स्फीयर में। तो पॉलिटिकल स्फीयर में मिडिल क्लास की डिमांड थी कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी कि हर इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलनी चाहिए। इसके अलावा सभी लोग कानून के आगे बराबर होने चाहिए, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। एंड हमारी गवर्नमेंट लोगों की कंसेंट से बननी चाहिए, और ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस खत्म होनी चाहिए। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए थ्रू पार्लियामेंट।
तो ये तो बात हुई पॉलिटिकल स्फीयर की। अगर इकोनॉमिक स्फीयर की बात करें तो सबसे पहली चीज थी फ्रीडम ऑफ मार्केट, जिसकी डिमांड हमारी मिडिल क्लास जोरों शोरों से कर रही थी, क्योंकि मार्केट्स को काफी रिस्ट्रिक्टेड करके रखा हुआ था। और हमारी मिडिल क्लास की सबसे पहली डिमांड थी कि मार्केट को फ्री किया जाना चाहिए। इसके अलावा अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि स्टेट ने काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हुई थी गुड्स एंड कैपिटल पे। तो हमारी मिडिल क्लास चाहती थी कि उन्हें लिबरलिज्म तभी मिलेगी, यानी कि फ्रीडम तभी मिलेगी जब इकोनॉमिक स्फीयर में स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस को अबॉलिश किया जाएगा। तो मिडिल क्लास मेनली टू प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहती थी। पहला, सिर्फ प्रॉपर्टी मैन के पास राइट टू वोट होना, और दूसरा स्टेट टू स्टेट ट्रेड बैरियर्स होना। स्टेट टू स्टेट ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो नेपोलियन के टाइम पर उन्होंने क्रिएट की थी कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। इसका मतलब 39 स्टेट्स की एसोसिएशन बनाई गई थी नेपोलियन के टाइम पर, और ये एसोसिएशन जर्मन स्पीकिंग रीजन्स की थी। हर रीजन की अपनी एक करेंसी और वेट्स एंड मेजर्स हुआ करते थे। और यहाँ पर सबसे बड़ा इशू था कस्टम ड्यूटीज एंड ईएल की मेजरमेंट में डिफरेंस होने का। तो सबसे पहले बात करते हैं कस्टम ड्यूटी की। फॉर एग्जाम्पल, एक मर्चेंट इधर से बहुत सारे रीजन को क्रॉस करके इधर जाना चाहता है, तो उसे जितने भी रीजन्स को वो क्रॉस करेगा वहां पर कस्टम ड्यूज पे करने पड़ेंगे। फॉर इंस्टांस, उसे हर एक रीजन को क्रॉस करने के लिए 5% पे करना पड़ता है। तो हर रीजन को क्रॉस करने का बहुत ज्यादा उसे कॉस्ट आएगा, और उसके लिए बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव हो जाता था एक एरिया से दूसरे एरिया तक अपने गुड्स को पहुंचाने और सेल करने में। तो ये हुई बात कस्टम ड्यूटीज की, जो कि एक इशू क्रिएट कर रही थी हमारे मर्चेंट्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए। अब अगर बात करें यील्ड की, जिसका मतलब है यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर क्लोथ, यानी कि कपड़े नापने के लिए मेजरमेंट, तो ये भी अलग अलग रीजन में डिफरेंट होता था। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक रीजन में अगर 1 ईल इज इक्वल टू 54.7 सेंटीमीटर है, तो दूसरे रीजन में ये डिफरेंट हो सकता था, जैसे कि 1 ईल इज इक्वल टू 55.1 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं वो अलग अलग रीजन में ऐसे ही डिफरेंसेस देखने को मिलते थे। तो एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो हमारे मर्चेंट्स और जितने भी लोग इन गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने में आते लगे हुए हैं उन्हें फेस करनी पड़ती थी। इकोनॉमिक बेसिस में लगने वाली सभी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने के लिए 1834 में कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया। ये ऐसे लोगों का एसोसिएशन था जिनका मेन इंटरेस्ट था इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करना, और इसे हम जुल्वेरियन भी कहते हैं। इसका इनिशिएटिव लिया गया था प्रशिया के द्वारा, और धीरे धीरे इसे बहुत सारी जर्मन स्टेट्स ने भी ज्वाइन कर लिया था। ये अटेम्प्ट काफी सक्सेसफुल रहा और 3 मेजर चेंजेस देखने को मिले, जिनमें से सबसे पहला चेंज था यूनियन ने टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश कर दिया, यानी कि टैक्स बेस्ड जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी उन्हें खत्म कर देना। दूसरा था नंबर ऑफ करेंसी को रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 30 टू 2। पहले बहुत सारी करेंसी होने की वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज थी, और कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए करेंसी को भी रिड्यूस कर दिया गया। 30 करेंसीज को 2 में कन्वर्ट कर दिया गया। अब लोगों के लिए और इजी हो गया एक्सचेंज प्रोसेस को कर पाना। इसके अलावा रेलवे नेटवर्क के आने से मोबिलिटी और ज्यादा स्टिमुलेट कर गई। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले नेशनलिज्म की शुरुआत इकोनॉमिक बेसिस में हुई थी, यानी कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म शुरू हुआ और धीरे धीरे लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बढ़ने लगा, क्योंकि सभी लोग चाहते थे अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करना। जहां एक तरफ मर्चेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन प्रमोट कर रहे थे इकोनॉमिक नेशनलिज्म के आइडिया को, वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन पावर्स चाह रही थी नेपोलियन बोनापार्ट की बढ़ती हुई पावर्स को खत्म करना। और इसीलिए इन सभी यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया ने मिलकर बैटल ऑफ वाटरलू की अगेंस्ट नेपोलियन बोनापार्ट, और फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में हरा दिया गया। अब धीरे धीरे यूरोपियन गवर्नमेंट्स में स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म आने लगा। कंजर्वेटिव्स का मानना था कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रिजर्व किया जाना चाहिए, यानी कि चर्च, मोनार्की सब कुछ वापस आना चाहिए, पर साथ ही इसके साथ कंबाइन करना चाहिए नेपोलियन बोनापार्ट की इनिशिएट की गई चेंजेस को, ताकि ओल्ड इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जा सके। अब नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद बहुत सारी चीजें करनी बाकी थी, जैसे कि इन सारी पावर्स में आपस में रीजन्स का डिवीजन कैसे होगा,
कैसे एक दूसरे को पावर्स दी जाएंगी, जो भी नेपोलियन बोनापार्ट के कंट्रोल के अंदर रीजन्स थे उससे रिलेटेड सारी चीजें सेटल करने के लिए मीटिंग हुई वियना में। और जब कांग्रेस, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, वो बैठाई गई तो उनको होस्ट करने के लिए ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक को खड़ा किया गया और यहां से ही ट्रीटी ऑफ वियना हुई, जो कि 1815 में ही हुई थी। ट्रीटी ऑफ वियना, जिसमें ट्रीटी का मतलब है समझौता यानी कि एग्रीमेंट, जो हुई थी रशिया, प्रशिया, ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रिया के बीच में। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बॉर्बन डायनेस्टी को दोबारा से लाया गया और फ्रांस में लुई फिलिप को मोनार्क बना दिया गया। इसके अलावा स्टेट्स को सेटअप किया गया फ्रांस की बाउंड्रीज में, ताकि फ्यूचर में फ्रेंच एक्सपेंशन ना हो सके। एंड प्रशिया को मिली कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। इसके अलावा ऑस्ट्रिया को मिला नॉर्थ इटली में कंट्रोल एंड रशिया को मिला पोलैंड। और बाकी रही नेपोलियन के टाइम पर कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स की बात, तो उसे उस टाइम अनटच्ड ही छोड़ दिया गया। ट्रीटी ऑफ वियना के बाद न्यू कंजर्वेटिव रेजिम्स आई, जो कि ऑटोक्रेटिक थी और एब्सोल्यूट रूल चाहती थी। ये अपने खिलाफ कुछ भी सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए इन्होंने इम्पोज किए सेंसरशिप लॉज। और इन सेंसरशिप लॉज के थ्रू इन्होंने लोगों की फ्रीडम ऑफ प्रेस को छीन लिया और इस वजह से हमारे लिबरल नेशनलिस्ट आगे आए इस एम के साथ कि वो फ्रीडम ऑफ प्रेस को वापस लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे लिबरल नेशनलिस्ट सामने इन मोनार्क्स के अपने लिए डिमांड नहीं कर सकते थे और इन पर सेंसरशिप इम्पोज था, तो इन्होंने अंडरग्राउंड जाकर सीक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू की और रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया और अपने जो आइडियाज थे उन्हें स्प्रेड किया। धीरे धीरे इन रेवोल्यूशनरीज को नीड फील होने लगी नेशन स्टेट को क्रिएट करने की, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे ये अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर सकते थे। और इस फ्रीडम के स्ट्रगल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज थे उनका नाम था ग्यूसेप मजीनी। तो आइए ग्यूसेप मजीनी के बारे में बड़े अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। ग्यूसेप मजीनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। इनका जन्म जिनेवा 1807 को हुआ था और इन्होंने रेवोल्यूशन की थी लिगुरिया में, जिसके लिए इन्हें देश निकाला यानी कि एग्जाइल में मिली थी 1831 में। इसके बाद ये मेंबर बने थे सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी के भी। इटालियन वर्ड कार्बोनरी का मतलब होता है चारकोल बर्नर्स। एंड इसके बाद इन्होंने खुद की 2 सीक्रेट सोसाइटीज भी फॉर्म की थी। एक थी यंग इटली इन मर्सेस और दूसरी थी यंग यूरोप इन बर्न, जो कि आपके लिए याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मजीनी चाहते थे इटालियन यूनिफिकेशन यानी कि इटली को यूनिफाई करना, और ये काम वो इसलिए चाहते थे क्योंकि वो मानते थे कि गॉड का इंटेंट है नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। ग्यूसेप मजीनी के मॉडल को फॉलो करते हुए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड ने भी सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करनी शुरू कर दी। ग्यूसेप मजीनी की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, मोनार्की को खत्म करने के लिए रेलेंटलेस एफर्ट्स एंड द विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स ने कंजर्वेटिव रेजिम्स को डरा कर रख दिया था, और इसीलिए एक बार ड्यूक मेटरनिक ने उन्हें डिस्क्राइब करते हुए कहा था एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। फाइनली हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे थर्ड टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको रिटन नोट्स चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट socialsciencesimplified.com पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।